दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज के साथ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ कंसर्निंग इंडियाज सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। यानी मैं हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। स्ट्रेटजी क्या है, क्या हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट मतलब ये है कि व्हाट इज़ द थ्रेट परसेप्शन टू इंडिया और इंडिया कितना तैयार है इस थ्रेट के लिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सबसे पहले डिस्कशन जो है वो है इंडियन आर्मी के बारे में या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, वो कितनी उनकी एफिशिएंसी है। जेंटलमैन, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, और इसमें आई एम अफ्रेड हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो वर्ल्ड में शायद तीसरे नंबर पे है, पर ये काफ़ी पीछे रहती है। एक चीज़ याद रखिए कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्टेट है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, जो किसी और देश में इतनी आबादी नहीं है। हम आर्मी जो हमारी है वो है 1.2 मिलियन एंड 1.2 मिलियन आर्मी के लिए 140 करोड़ में से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपने इतनी आर्मी इतनी रख ली। चाइना की हमारे से पॉपुलेशन कम है, पर उनकी आर्मी एज क्लोज टू 3 मिलियन। जेंटलमैन, अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे जो जनरल थे प्रीवियस CDS जनरल रावत, इन्होंने एक फॉर्मुलेट किया था पॉलिसी अग्निपीत, और ये एक समझिए कि इट इज़ ए ड्रॉबैक इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी है और हिस्ट्री है, उन्होंने एक असेसमेंट दिया है, और वो असेसमेंट ये है, एक प्रोफेशनल सोल्जर जो है, जो फ़ौज ज्वाइन करता है और उसको पता कि मेरी रोज़ी रोटी फ़ौज ही है और मैं यहाँ अंत समय तक काम करूँगा, उसकी थिंकिंग काफ़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम अ मैन जिसने 4 साल सर्व करना। उसको पता कि मैं तो 4 साल सर्व करूँगा और मैं अपना थोड़ा बहुत जो पैसा मिला है मैं लेके चले जाऊँगा, घर चले जाऊँगा। और बिजली अगर कोई यंग लड़ शुरू हो जाए, जब उसके सिर्फ 6 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट के लिए, वो कितनी लॉयल्टी होगी कि मैं अपनी जान दे दूं। वो यही सोचेगा, नहीं भाई मैं तो अपने 6 महीने काट के मैं जाऊं वापस। तो ये जो अग्निपथ स्कीम है इज़ ए ग्रेट ड्रॉबैक इन द इंडियन आर्मी, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है, जनरल रावत ने ये डिसाइड किया था और जनरल नरवाने ने भी ये किया था उनके साथ मिलके, कि हम अगर 4 सोल्जर भर्ती करेंगे, 3 विल बी रिटायर्ड सेंट होम 3-4 साल बाद, और एक को ही परमानेंट टेन्योर मिलेगा। और इसका नतीजा बहुत ख़राब है। जो गुरखास हैं, जो तकरीबन 40,000 हैं इंडियन फ़ौज में, उनकी रिक्रूटमेंट नेपाल गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। गुरखास हो सकता है कल को वैगनर ग्रुप या चाइना में जाए। तो मेरी खबर ये है कि जो गुरखा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे रेजिमेंटल सेंटर्स, वहाँ गुरखास नहीं है ट्रेनिंग देने के लिए। तो आप सोचिए कि ऑल दिस मेन पॉइंट जेंटलमैन ये था इसमें, और ये एक डेट्रीमेंटल पॉइंट है जैसे मैंने आपको समझाया है। एंड हो सकता है कि इसमें पॉलिटिकल ओवरटोन्स थे कि जनरल रावत वांटेड टू प्लीज़ मिस्टर मोदी, कि देखिए मैं आपका डिफेंस बजट कम कर दूंगा तो मोदी जी खुश हो जाएंगे एंड मे बी ही गेट सम मोर अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने ये स्कीम लागू किया। प्रोफेशनली हर सोल्जर ने, हर वेटरन ने, हर जनरल ने कहा है ये स्कीम गलत है। एनीवे, ये एक ड्रॉबैक है इंडियन आर्मी का। सेकंड, एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन आर्मी का इस कि हम वेपन्स इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त एज ऑन डेट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। तकरीबन $80 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि हिस्ट्री में ऐसा कोई देश नहीं है जो एक वर्ल्ड पावर बन गया इंपोर्टेड वेपन्स के साथ। सो अगर हमारी आवाम या हमारी फ़ौज या हमारी लीडर समझ रहे हैं कि हम वेपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड पावर बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सी खामियां हैं। आपको एग्जांपल दूंगा, 65 वॉर जब चल रही थी पाकिस्तान के साथ,
हमारे पास ब्रिटिश एयरक्राफ्ट थे, हॉकर, हंटर, कैनबरा और नेट, और हमारा एमुनेशन ख़त्म हो गया। तो हमने अंग्रेज़ों को कहा भाई हमें रिप्लेस कर दीजिए ये एमुनेशन। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इट विल टेक 3 मंथ्स, 3 महीने लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, वेपन तो बाद में आएंगे। सो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वेपन की जो चाबी है ये फॉरेन पावर्स के पास ही रहेगी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ देखिए, इवन जो मेक इन इंडिया इतना शोर मचाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फार्स है। मैं जब स्टाफ कॉलेज कर रहा था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस टाइम हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स गए थे और वहाँ हमें दिखाया गया कि ये जागवार जहाज़ जो है बहुत अच्छा फाइटर बॉम्बर है जो एंग्लो फ्रेंच ने बनाया था। इसके हम 92% पार्ट्स इंडिया में बना रहे हैं। सबने ताली मचाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मैंने एक सवाल पूछा हमारे चीफ इंजीनियर से कि ये जो 8% बाकी पार्ट हैं ये कहाँ से आते हैं? उसने कहा वो तो इंग्लैंड से आते हैं। तो मैंने कहा ये आप क्यों नहीं बना सकते? उसने कहा हम नहीं बना सकते क्योंकि मेटलर्जी यानी कॉम्पोजिशन जो है ये मेटल्स का हमको अंग्रेज़ नहीं बताते। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा मैंने पूछा, उसने एक ही लाइन में कहा कि जहाज़ उड़ेगा नहीं। सो आप 98% पार्ट्स भी इंडिया में बनाते रहें और वो 2% जो क्रूशल पार्ट्स हैं वो इंडिया को नहीं देंगे। सो नेट रिज़ल्ट ये है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इंडिया जो था वो चाइना से बहुत आगे था, तो हमारा कंपैरिजन जो है सिर्फ चाइना के साथ है। 49 में जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, वहाँ चाइना में एक बाइसिकल भी नहीं बनता था और अब वो एयरलाइनर भी बना रहे हैं और उन्होंने J-20 बना दिया है। चेंगडू इज द 4th जनरेशन फाइटर और हम वहीं के वहीं घूम रहे हैं, अभी तक इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी मोदी जी गए थे तो 36 राइफल लेके आ गए। ये लिमिटेड ऑफेंसिव के लिए ठीक है, पर लॉन्ग टर्म अगर ऑफेंसिव और वॉर होगी, ये जो स्ट्रेटजी है कि हम इंपोर्ट करेंगे वेपन, ये फेल हो जाएगी। ये जो प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट थी ये चाहती ही नहीं थी कि इंडिया में कोई पार्ट बने इस कारण या कोई जहाज़ बने। उसका कारण ये था कि ये चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट दें हम दूसरों को, हम जो किक बैक आएगा यानी कमीशन आएगा वो हम अपने जेब में डाल लेंगे। दैट वाज द होल पर्पज। तो इंडिया में 70-75 साल तक कोई चीज़ नहीं बनी जब तक मोदी आए, और मेक इन इंडिया मोदी जी ने शुरू ज़रूर किया है पर नेट रिज़ल्ट सो फार अच्छा नहीं आया। आगे सुनिएगा जी, हिंदुस्तान की जो फ़ौज है ये टोटली डिपेंडेंट है ऑन फॉरेन सप्लाईज और इंटरनल हमारा कुछ भी नहीं है। अब सिविल एयरलाइंस में भी आप देखिए, जो सिविल एयरलाइंस होती हैं ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, क्योंकि जब वॉर लगती है या जंग शुरू होती है तो ये एयरलाइन यूज़ करते हैं हम ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स के लिए, एमुनिशन के लिए, सप्लाईज़ के लिए। और हमने अभी तकरीबन 700 जहाज़ जो हैं वी हैव ऑर्डर्ड, विच इज़ द बिगेस्ट ऑर्डर इन द वर्ल्ड। इंडिगो ने तकरीबन 450 जहाज़ जो हैं वो ऑर्डर कर दिए हैं एयरबस के, फ्रांस को, और टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया जो है उन्होंने अब 250 जहाज़ बोइंग को ऑर्डर कर दिए। तो आप क्या, आपकी क्या चीज़ है, आपने खुद क्या बनाया है? नथिंग। आप इंपोर्ट कर रहे हैं जहाज़ और कल को ये चाबी उन्हीं के पास है और जब वो चाहेंगे तो वो चाबी लॉक कर देंगे और आपके जहाज़ चढ़ने उड़ने बंद हो जाएंगे। जेंटलमैन, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं तो आई टेक एवरीथिंग विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, पर फैक्ट है कि ये स्ट्रेटजी जो हमारी है टोटली गलत है इंपोर्ट वेपन्स की। पहली बात तो मैंने बताया अग्निपथ के बारे में, और ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि हमारे पास कोई दोस्त नेशन नहीं है होराइजन में। चाइना हमारा एनिमी है, पाकिस्तान हमारा एनिमी है, बांग्लादेश हिंदू टेम्पल जला रहा है और बांग्लादेश का बिहेवियर हैज़ बीन वेरी बैड। आपको याद होगा जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कोई 20 BSF के जवान मार दिए थे और उनको रस्सियों से बांध के ले आए थे और इंडियन ट्रूप्स को हैंड ओवर कर दिया। और इंडिया का क्या रिएक्शन था? ज़ीरो। नेपाल अब आपसे आंखें दिखा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी है, पावर में है, दे आर नॉट योर फ्रेंड। बर्मा सारी वेपन सप्लाई कर रहा है। ये जो मणिपुर की रेवोल्यूशन हो रही है जहाँ झगड़ा हो रहा है, और बर्मा जो है वो चाइना का फ्रेंड है, और श्रीलंका को तो चाइना ने खरीद लिया है। तो वेयर इज़ इंडिया? इंडिया मतलब कहाँ है? हमारा कोई फ्रेंड है ही नहीं होराइजन में। जब ये हालत है तो हमें कुछ ऑफेंसिव स्ट्रेटजी सोचनी थी।
अंग्रेज़ जब राज करते थे उन्होंने इंडिया को सिक्योर करके रखा था। उनका राज था खैबर पास से लेके नागालैंड तक और कश्मीर से लेके केप कॉमरिन तक। इतनी बड़ी अंपायर इंडियन हिस्ट्री में कभी वर्ल्ड में नहीं हुई। वेदर औरंगजेब था या अशोक था, कोई भी था, इतना बड़ा राज नहीं था किसी का भी। पर उन्होंने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बनाई, तिब्बत को बफर स्टेट बना दिया, चाइना को उन्होंने दबा लिया था, बर्मा उनकी कॉलोनी थी। दे वर एवरीवेयर, दे वर द रूलर्स, एंड दैट इज़ वाई दे से द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। पर अनफॉर्चुनेटली जब वो चले गए, हमने उनकी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की। 47 में इंडियन आर्मी वॉज द बेस्ट आर्मी इन एशिया, और पंडित जी इतने घबराए हुए थे आर्मी मिलिट्री प्रूव नहीं हो जाए कि उन्होंने आर्मी मॉडर्नाइज ही नहीं की, और नेट रिजल्ट ना कोई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर किया, और चुप करके बैठे रहे। चाइना ने जब तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया और हाथ खड़े करके बैठे रहे, एंड बहुत सी चीज़ें और कर दी। अक्साई चीन सारा का सारा कोई 30,000-35,000 स्क्वायर माइल एरिया था, वो चाइना को गिफ्ट कर दिया एक तरीके से, क्योंकि हमने कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सेटअप की वहाँ। कश्मीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जब हम पाकिस्तान से सीज़ फायर कर लिया। हम इंडिया खुद सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लेके गया कि जी सीज़ फायर करिए। और ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि अभी इस वक्त नेहरू जी के टाइम से और अब तक बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं। सो मेनी प्रॉब्लम्स विच हैव कम अप नाउ। सो हमारा जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो गलत है, और अब उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। चाइना जो है वो बॉर्डर प्रॉब्लम जो है आगे आगे बढ़ा रहा है। दे नॉट रिकग्नाइजिंग द इंडियन बॉर्डर। वो एक बात उनकी दुरुस्त है, वो कहते हैं कि ये रैलिक ऑफ द ब्रिटिश राज है, ये तो फैक्ट है। अगर रैलिक ऑफ द ब्रिटिश राज है, इंडिया को चाहिए नेगोशिएट करना है, और जो 59 में जो चाइनीज़ प्रपोजल आई थी उसको एक्सेप्ट करना था, आगे डिस्कशन करनी थी, बजाय कि अब मैं नेहरू सोचे जी मैं ग्रेट थर्ड वर्ल्ड लीडर हूँ, माओ सी तुम कुछ भी नहीं है एंड ऑल दैट, यू नो। अब पता क्या हुआ फिर इंडियन आर्मी को 3,000 हमारे सिपाही शहीद हो गए। आगे देखिए जी आगे क्या हो रहा है। इवन इन गलवान क्लैश के बाद में मोदी जी उससे पहले 19 बार चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिले यही से, बट उनके माइंड को जज नहीं कर पाई। ये मोदी जी की ड्रॉबैक है, बिकॉज चाइनीज़ आर वेरी वेरी क्रूफुल पीपल, very very sly, and they are also very far thinking. They do not want India to come up. और इंडिया को एक बार जब ऑफ़र मिला था कि आप सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाइए, नेहरू जी ने बोल दिया नहीं। और अब जो चाइना ने कह दिया कि तकरीबन इफ़ेक्टिवली कि हम इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनने देंगे। जेंटलमैन, ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर, वी मस्ट थिंक ओवर। एंड एक लास्ट पॉइंट मैं अब ये कहूँगा कि हमारी जो स्ट्रेटजी है एक सेल्फ इज़ गलत। हर बार मैं जनरल जो हमारे शर्मा हैं आजकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, वो यही कहते हैं कि जी हम डिफेंड करेंगे अपने आप को, हम सक्सेसफुली डिफेंड करेंगे, हम एनिमी का मुंह तोड़ जवाब दोगे। दैट्स नॉट द वे टू फाइट। जब तक आपकी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है आप कभी लड़ाई जीत नहीं सकते। आप देखिए टीपू सुल्तान जो थे, उनकी अच्छी फौज थी, पर वो श्रीरंगपट्टनम के किले के अंदर घुस के बैठे रहे, और उनका जो ओपोनेंट था ड्यूक ऑफ वेलेस्ले, वो 200 किलोमीटर चल के आ रहा था मद्रास से, उसको 1 महीना लगा आने में। और अगर टीपू में थोड़ी मिलिट्री सेंस होती वो जाके पहले ही अटैक कर लेता वेलेस्ले को। ही डिडंट डू इट, वो किले के अंदर बैठा रहा, अल्टीमेटली उसको मार दिया गया। वो भूल गया कि ये जो ड्यूक ऑफ वेलेस्ले है ये वही आदमी था बनने वाला है जो लेटर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन था, जिसने नेपोलियन को हरा दिया। तो ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं था वो। सिमिलरली आप देखिए मराठा ने लड़ाई लड़ी 1761 पर, वो पानीपत में बैठे रहे। वाई डिडंट दे गो एंड अटैक अब्दाली की? अब्दाली को पहले अटैक कर लेते वहाँ काबुल में या जाके कहीं, बंदी कुछ नहीं किया इन्होंने। सो मेरा मतलब ये है कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग रही है ऑल द टाइम कि हम डिफेंड करेंगे, जिसको कहते हैं दुर्ग मेंटेलिटी। अंग्रेज़ जो थे वो दुर्ग मेंटेलिटी में बिलीव नहीं करते, ऑफेंस में बिलीव करते थे। उन्होंने चाइना को शिकस्त दी 3 लड़ाइयों में, 1842, 1856, 1900 लास्ट टाइम, और उसमें उन्होंने इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया, और उन्होंने रशिया को कंटेन किया। बर्मा उनकी कॉलोनी थी, लंका उनकी कॉलोनी थी, नेपाल का जो राजा था वो हाथ जोड़ के उनके सामने बैठा रहता था। सो ऑल दिस जेंटलमैन इज़ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो क्रिएट करता है, और इंडिया ने वो चीज़ क्रिएट नहीं की। कोई डर नहीं है। बांग्लादेश ने 20 सोल्जर मार दिए हमारे, हमने कुछ नहीं किया।
हर एक जगह कुछ एक्शन हो जाए, कुछ नहीं एक्शन है, स्टेटमेंट देते रहो जी ये हम ये करेंगे वो करेंगे, नथिंग हैपन्स। इवन चाइना को स्टेटमेंट भी गलवान के बाद इंडियन आर्मी इंडियन गवर्नमेंट ने कंडेम नहीं किया। तो किस बात की हम फख्र रखते हैं कि जी हम बड़े पावरफुल हैं, हम ये हैं वो हैं। क्वेश्चन इज़ कि इंडिया की थिंकिंग गलत है। किसी इंडियन स्टाफ कॉलेज में कोई सर्विस पेपर बनाया है कि कल को चाइना के साथ लड़ाई होगी तो हम कोई स्ट्राइक कोर के साथ जाके लाशों को कैप्चर करेंगे। हर बार डिफेंस की बात करना, और डिफेंस इज़ नॉट द रोड टू विक्ट्री। ये तो क्लॉजविट्स जो है, जो जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर लिखे हैं, वो भी लिख के गए हैं कि अगर आपने लड़ाई जीतनी है तो ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप ऑफेंस पे जाइए। वेल जेंटलमैन, आप देखिए स्टालिन कितनी बड़ी हार खाया था 1939 में कि वो डिफेंस पे आ गया था। उसने सोचा मैं जर्मनी से पीस कर लूँगा ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा लूँ, एंड देन आई विल फाइट जर्मनी। ऐसा नहीं होता। जर्मनी ने पहले अटैक किया और मॉस्को तक पहुँच गए। सो जेंटलमैन, आवर फॉल्टी स्ट्रेटजी इज़ अनदर पॉइंट। एंड थर्डली, हमारी जो लीडरशिप है, ये मैं समझता हूँ हिंदू लीडरशिप है। हिंदू लीडरशिप जो है वो ऑलवेज नेगेटिव रही है। फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी डिप्टी कमांडर थे एलाइड फोर्सेस से इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। खैर, उन्होंने लिखा है कि हिंदूज जो थे बहुत ब्रेव थे एंड फेटलिस्टिक थे और डेथ से नहीं डरते थे, पर उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं थी। क्योंकि उन्होंने जब पृथ्वीराज ने पहला बैटल जीत लिया मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट, उसको परस्यू करके कैप्चर करके मारने के बजाय वो बैठा रहा वहीं, और सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी अपनी टैक्टिक्स चेंज करके आए और उन्होंने पृथ्वीराज को कैप्चर करके ले गए। तो जेंटलमैन, ये चीज़ याद रखिए कि ये जो जनरल साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी है CDS ने, और भी हमारे आर्मी चीफ की वी आर रेडी डिफेंस के लिए, इसका कोई मैंने नहीं रखा। अनटिल अनलेस ऑफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं अपनाती इंडियन आर्मी, और वो तभी अपना सकती है जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उनको सिग्नल दे। क्योंकि जो आर्मी है या मिलिट्री है इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल एड। वेल जेंटलमैन, आई थिंक मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताई हैं। आई होप यू विल लाइक देम। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ और व्यूअर मुझे ज्वाइन करें। आई विल क्लोज नाउ एंड से जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया। डू लुक आफ्टर yourself, take care and come back for more. Goodbye and God bless.